एक आम धारणा है जिसके बारे में मैं सोच रही थी आज। मान लीजिए कोई इंसान बहुत तेज बहती हुई नदी के विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और वो भी पूरी ताकत लगाकर। बिल्कुल, वो पूरी ताकत से हाथ पैर मार रहा है, उसकी सांस फूल रही है और मांसपेशियां दर्द से चीख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बस किसी तरह डूबने से बचना ही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत है। ये सुनने में ही काफी थका देने वाला लगता है। वही तो। लेकिन तभी किनारे से कोई आवाज लगाए और कहे कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बस संघर्ष करना बंद कर दो, शरीर को ढीला छोड़ दो और नदी के बहाव को खुद को अपनी मंजिल तक ले जाने दो। आमतौर पर देखा जाए तो पहली बार सुनने में ये सलाह बिल्कुल पागलपन लग सकती है। सही कहा, क्योंकि जब बात पैसे कमाने, करियर बनाने या सफलता हासिल करने की आती है तो समाज हमेशा यही सिखाता है कि लहरों के खिलाफ ही तैरना है, खूब पसीना बहाना है, दिन रात टेंशन लेनी है और लगातार संघर्ष करना है। एग्जैक्टली। लेकिन आज के इस गहन चर्चा में हम इस पूरी परंपरागत सोच का ही विश्लेषण करने वाले हैं। आज का हमारा डीप डाइव सोर्स है रिचर्ड कार्लसन की बहुत ही मशहूर किताब डोंट वरी मेक मनी की एक डिटेल समरी। ये सच में एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है और इस पूरी चर्चा का जो मेन मिशन है वो सिर्फ कुछ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी समझना नहीं है। हाँ, ये पैसे से कहीं ज्यादा माइंड के बारे में है। बिल्कुल, हमें उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझना है जहां पैसे कमाने का सफर केवल फिजिकल मेहनत का खेल नहीं रह जाता। ये सोर्स इस बात पर जोर देता है कि फाइनेंशियल सक्सेस असल में एक शांत माइंडसेट, चिंताओं को कम करने और काम को एक भारी बोझ की बजाय एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखने का नतीजा है। और देखिए, ये बात लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि अगर किसी ने अपनी पूरी मेंटल पीस दाम पर लगाकर बहुत सारा पैसा कमा भी लिया तो उस दौलत का क्या ही फायदा। वही तो। अक्सर लोग अपने सपनों को पूरा करने की अंधी दौड़ में अपना सुकून, अपनी हेल्थ और अपने रिश्ते सब कुछ खो देते हैं। तो आज का मेन टॉपिक यही है कि कैसे एक शांत और क्लियर दिमाग के साथ नए मौकों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। सही बात है, और इस बदलाव की शुरुआत होती है टाइम को देखने के नजरिए से। हाँ, इस सोर्स में उस पुरानी कहावत का जिक्र आता है कि हजारों मील का सफर भी एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोग हमेशा एक परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं। ये जो परफेक्ट टाइम का इल्यूजन है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इस ट्रैप के पीछे का मेन रीजन है परफेक्शनिज्म। मतलब लोग सोचते हैं कि जब तक सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू ही नहीं करूंगी। हाँ, पर परफेक्शनिज्म असल में कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये फेलियर से बचने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। इंसान सोचता है कि जब तक सारी सिचुएशंस अनुकूल नहीं होंगी तब तक कदम उठाना सेफ नहीं है। ये तो बस टाल मटोल करने वाली बात हुई। बिल्कुल, लेकिन सोर्स में जॉर्ज नाम के एक मिलियनर की स्टोरी दी गई है जो इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ती है। जॉर्ज और उनकी पत्नी ने करीब 40 साल पहले सिर्फ $10 से अपना पहला सेविंग्स अकाउंट खोला था। वेट, सिर्फ $10? आज के टाइम में तो लोग सोचेंगे कि $10 से क्या ही इन्वेस्टमेंट होगा। Exactly. लोग यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ बात उस $10 के मैथ की नहीं थी, बात उस मेंटल ब्लॉक को तोड़ने की थी। उस एक छोटे से कदम ने उनके दिमाग में उनकी आइडेंटिटी को बदल दिया। अच्छा, आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। हाँ, वो अब सिर्फ पैसा खर्च करने वाले लोग नहीं थे, वो अब इन्वेस्टर्स बन चुके थे। अगर उस दिन वो शुरुआत नहीं होती तो वो आइडेंटिटी कभी चेंज ही नहीं होती। ये आइडेंटिटी का बदलना ही असली चाबी है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल सोर्स में है जो दिमाग के काम करने के तरीके को काफी अच्छे से समझाता है। हाँ, वो कार्ल यंग की किताबों वाला किस्सा। बिल्कुल वही। रिचर्ड कार्लसन के एक दोस्त ने उन्हें मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग की 26 किताबों का एक पूरा सेट गिफ्ट किया। अब देखिए, किसी भी नॉर्मल इंसान के सामने अगर 26 मोटी किताबें रख दी जाएं तो दिमाग तो वैसे ही घबरा जाएगा। हाँ, और वो पढ़ना कभी शुरू ही नहीं होगा। लेकिन उस दोस्त ने एक बहुत ही लॉजिकल बात कही। उसने कहा कि अगर हर दिन सिर्फ 8 पेज पढ़े जाएं तो अगले 7 साल में ये पूरा सेट खत्म हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी असल में दिमाग के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को बाईपास कर देती है। सही कहा। 8 पेज पढ़ना दिमाग को कोई बहुत बड़ा खतरा या मेहनत का काम नहीं लगता, इसलिए वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। ये कंसिस्टेंसी और काम को छोटे हिस्सों में बांटने का बहुत ही सॉलिड साइंस है। अगर इस पूरे प्रोसेस को एक बड़े पिक्चर में देखा जाए तो सोर्स एक बोट यानी नाव का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल पेश करता है। ओह यस, वो वेक वाला एग्जाम्पल। हाँ,
जब एक बोट पानी में आगे बढ़ती है तो उसके पीछे पानी की लहरें छूटती जाती हैं, जिसे इंग्लिश में वेक कहते हैं। इंसान का पास्ट भी उसी पीछे छूटते हुए पानी की तरह है। सही बात है। तो क्या वो पीछे का पानी कभी बोट को आगे पुश करता है? कभी नहीं। बोट को आगे बढ़ाने की पूरी ताकत उसके इंजन में होती है, और वो इंजन प्रेजेंट मोमेंट में काम कर रहा होता है। इंसान की सारी एनर्जी केवल उस इंजन यानी आज के दिन में होनी चाहिए। वाह, ये बोट की उपमा एकदम क्लियर कर देती है कि पास्ट का काम सिर्फ एक निशान छोड़ना है, आगे की दिशा तय करना नहीं। अगर इसको रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सड़क पर गाड़ी चला रहा हो। हाँ, ड्राइविंग का एग्जाम्पल बहुत फिटिंग है। अगर गाड़ी चलाने वाला अपना पूरा ध्यान सिर्फ रियर व्यू मिरर पर यानी पीछे देखने वाले शीशे पर ही लगा दे तो ये तो पक्का है कि आगे जाकर एक्सीडेंट ही होगा। आगे बढ़ने और सेफ मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा सामने वाले शीशे से बाहर यानी प्रेजेंट में ही देखना पड़ता है। बिल्कुल। वो रियर व्यू मिरर असल में पुरानी गलतियों और पछतावे का सिंबल है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब सामने देखना और एक छोटा कदम उठाना इतना लॉजिकल और आसान लगता है तो इंसान रुक क्यों जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोर्स इस बात की बहुत गहरी एनालिसिस करता है। इसका सीधा जवाब है बहाने और डर। इंसान का दिमाग काफी चालाक है। वो कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता कि वो डरा हुआ है। इसके बजाय वो बहुत ही लॉजिकल लगने वाले बहाने बनाता है। हाँ, सोर्स में इस पर एक कड़ी पर सच्ची बात कही गई है कि कोई भी इंसान या तो बहाने बना सकता है या फिर पैसे कमा सकता है। ये दोनों चीजें एक साथ एक ही जगह पर कभी मौजूद नहीं रह सकती। ये एकदम कोर मैसेज है। जब कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मार्केट अभी ठीक नहीं है या मैं इसके लिए पूरी तरह रेडी नहीं हूं, तो असल में ये कोई लॉजिकल एनालिसिस नहीं होता। ये सिर्फ फेलियर के डर या लोग क्या कहेंगे इस बात के डर का एक मास्क होता है। और इस डर के मैकेनिज्म को ऑथर सूजन जेफर्स ने बहुत अच्छे से समझाया, जिसका रेफरेंस समरी में आता है। उनका मानना है कि डर फील होना कोई बीमारी या वीकनेस नहीं है, ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। मतलब नए काम में डर तो लगेगा ही। एग्जैक्टली। जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो अनसर्टेनिटी की वजह से दिमाग खतरे का सिग्नल देता है, जिसे डर कहते हैं। असली प्रॉब्लम डर का होना नहीं है, बल्कि डर को एक स्टॉप साइन मान लेना है। इस ताल मटोल के सर्कल को तोड़ने के लिए किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दी गई है। हाँ, जिसे 1 आवर सोल्यूशन कहा गया है। ये 1 आवर सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सुनने में तो काफी सिंपल लगता है। इसके हिसाब से रोज के सारे डर, चिंताओं और बहानों को किनारे रखकर हर दिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ 1 घंटा अपने किसी नए आइडिया, प्रोजेक्ट या किसी ऐसी स्किल को देना चाहिए जो फ्यूचर बना सके। सही बात है। किताब दावा करती है कि अगर लगातार 2 साल तक बिना नागा किए ऐसा किया जाए तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की जा सकती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है यहाँ। कैसा सवाल? देखिए, आज की इस फास्ट और कॉर्पोरेट दुनिया में जहाँ लोग 12 से 14 घंटे काम कर रहे हैं और फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ क्या सच में सिर्फ 1 घंटा रोज का इतनी बड़ी आज़ादी दिला सकता है? क्या ये दावा थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं लगता? मैं समझ सकता हूँ, ये डाउट आना बिल्कुल नेचुरल है। जब कोई इंसान दिन भर काम के बोझ तले दबा रहता है तो उसे लगता है कि सक्सेस के लिए और ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन देखिए, 1 आवर सोल्यूशन सिर्फ टाइम की क्वांटिटी के बारे में नहीं है। अच्छा, तो फिर किस बारे में है? ये डीप वर्क और कंपाउंडिंग की पावर के बारे में है। असली प्रॉब्लम यह है कि लोग जो 10 घंटे काम करते हैं उसमें उनका फोकस बटा हुआ होता है। वो लगातार मल्टीटास्किंग करते हैं, जिससे उनका कॉग्निटिव लोड बहुत बढ़ जाता है। मतलब दिमाग थक जाता है और आउटपुट 0 होता है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई हर दिन अपना फोन बंद करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा 1 घंटा किसी एक ही गोल पर लगाता है तो वो फ्लो स्टेट में चला जाता है। और 365 दिन का ये फोकस्ड काम एक ऐसा मोमेंटम बनाता है जो बिखरे हुए हजारों घंटों के काम से कहीं ज्यादा रिजल्ट देता है। इसका मतलब ये है कि उस 1 घंटे में जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी ही सब कुछ डिसाइड करती है। और यहीं से डिस्कशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है। उस 1 घंटे में आखिर करना क्या है? सही पूछा आपने। इंसान सिर्फ कुछ भी करके खुद को बिजी नहीं रख सकता। वही ना, सोर्स इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म यूज करता है, क्रिटिकल इंच। हाँ, प्रायोरिटीज का सही डिसीजन ही वो क्रिटिकल इंच है। देखिए, इंसान का नेचुरल इंक्लिनेशन
हमेशा आसान कामों की तरफ होता है, क्योंकि उसमें इंस्टेंट डोपामीन मिलता है। लोग अपना ज़्यादा टाइम बार बार ईमेल चेक करने, अपनी डेस्क साफ करने या फाइल्स अरेंज करने में निकाल देते हैं। हाँ, ये काम उन्हें एक भ्रम देते हैं कि वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन सोर्स क्लियर करता है कि फोकस सिर्फ उस क्रिटिकल इंच पर होना चाहिए, यानी काम का वो हिस्सा जो डायरेक्टली बिजनेस को आगे बढ़ाता है, कैश फ्लो लाता है या मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस क्रिटिकल इंच और बिजी होने के भ्रम को समझने के लिए जिम का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जिम में अक्सर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो वर्कआउट से पहले 45 मिनट तक सही कपड़े चुनते हैं, अपने पानी की बोतल में अलग अलग पाउडर मिलाते हैं और शीशे के सामने परफेक्ट प्लेलिस्ट बनाते हैं, और उन्हें लगता है वो फिटनेस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता है जो बिना किसी दिखावे के सीधा जिम में आता है, 20 मिनट तक हैवी वेट उठाता है और चला जाता है। पहले इंसान ने सिर्फ खुद को बिजी रखा, जबकि दूसरे ने सीधे अपने क्रिटिकल इंच पर अटैक किया। ये कंपैरिजन आज की मॉडर्न वर्क कल्चर की एक बहुत बड़ी रियलिटी को सामने लाता है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसी बिजी दिखने को एक मेडल की तरह माना जाता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे लगातार थकावा और स्ट्रेस्ड दिखना ही सक्सेस की निशानी बन गया है। लोग लंबी लंबी मीटिंग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो दिखा सकें कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। सही बात है। ये बिजी रहना असल में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लोग उस असली और मुश्किल काम से बचने के लिए खुद को छोटे मोटे कामों में डुबा लेते हैं, क्योंकि देखिए क्रिटिकल काम में डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वहाँ फेल होने का डायरेक्ट रिस्क होता है। ये एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, और जब कोई इस भ्रम से बाहर निकलकर सच में अपना क्रिटिकल इंच वाला काम कर भी रहा हो, तब भी एक नई चैलेंज सामने आती है। वो क्या है? वो है उस काम के दौरान और उसके बाद की मेंटल स्टेट। सोर्स इस मेंटल स्टेट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, रिएक्टिव माइंडसेट और रिस्पॉन्सिव माइंडसेट। पूरी सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करती है कि दिमाग किस मोड में काम कर रहा है। ओवरड्राइव में रहता है। वो हर क्रिटिसिज्म को अपने ईगो पर अटैक मान लेता है। हाँ, उसमें पेशेंस नहीं होता। अगर कोई क्लाइंट मना कर दे या कोई डील टूट जाए तो वो तुरंत टेंशन में आ जाता है और उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। ऐसी सिचुएशन में वो अच्छे मौकों पर भी डाउट करने लगता है। दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिव माइंडसेट का मतलब है एक शांत और ठहरा हुआ दिमाग। जब दिमाग रिस्पॉन्सिव मोड में होता है तो वो बाहरी घटनाओं पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो एक कदम पीछे हटकर सिचुएशन का लॉजिकल एनालिसिस करता है। मतलब वो पैनिक नहीं करता। एग्जैक्टली। अगर डील टूट गई है तो रिस्पॉन्सिव दिमाग घबराता नहीं है। वो सोचता है कि इस प्रोसेस में क्या कमी रह गई और इसे अगली बार कैसे ठीक किया जाए। और इसी शांत दिमाग की स्टेट से जुड़ा एक बहुत ही डीप प्रिंसिपल सोर्स में समझाया गया है, जिसे नॉन अटैचमेंट या अनासक्ति कहा गया है। ये एक ऐसा वर्ड है जिसे लेकर समाज में बहुत ज्यादा गलतफहमियां हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होना काफी नॉर्मल भी है, क्योंकि जैसे ही कोई अनासक्ति या डिटैचमेंट वर्ड सुनता है तो दिमाग में किसी ऐसे सन्यासी की इमेज बनती है जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो पहाड़ों पर चला गया है या जिसे अपने काम की कोई परवाह नहीं है। और यही वो भ्रम है जिसे सोर्स तोड़ता है। देखिए, अनासक्ति का मतलब लापरवाही या एपैथी बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी पूरी एनर्जी, लगन और 100% मेहनत किसी काम में लगा देना, लेकिन उस काम के फाइनल रिजल्ट से अपनी सेल्फ वर्थ को ना जोड़ना। अच्छा, मतलब मेहनत पूरी करनी है, बिल्कुल, पर रिजल्ट पर लटकना नहीं है। बिल्कुल। इंसान अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना आए तो वो मेंटली टूटता नहीं है। रिजल्ट को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की जो जिद होती है, हाँ। जब वो छूट जाती है तो अंदर से फेलियर का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस मेंटालिटी को समझने के लिए एक वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे के कंडीशन पर ध्यान दिया जा सकता है। हाँ, ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। जब कोई गेमर किसी बहुत ही मुश्किल लेवल पर पहुंचता है और उसके अंदर हारने का बहुत ज्यादा डर हावी हो जाता है, तो वो घबराहट में अपने कंट्रोलर को बहुत कस के पकड़ लेता है। हाँ, बिल्कुल टेंस हो जाता है। उसकी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, उंगलियां ठीक से काम नहीं करती और उसी टेंशन की वजह से उससे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। लेकिन जब वही खिलाड़ी इस बात की परवाह करना छोड़ देता है कि वो हारेगा या जीतेगा और बस रिलैक्स होकर ढीले हाथों से खेलता है, तो वो एक फ्लो में आ जाता है। उसके रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं और वो आसानी से वो लेवल क्रॉस कर लेता है। ये एनालॉजी काफी पावरफुल है,
क्योंकि रियल लाइफ में भी लोग सक्सेस के कंट्रोलर को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे सिर्फ एंजाइटी पैदा होती है और बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। एक रिस्पॉन्सिव और नॉन अटैच्ड माइंड सिर्फ खुद के स्ट्रेस को कम नहीं करता, बल्कि दुनिया के साथ उसके लेन देन के पूरे इक्वेशन को ही बदल देता है। ये लेन देन की बात से मुझे सोर्स का वो सेक्शन याद आ गया जहाँ एक बहुत ही ऑपोजिट लगने वाले रूल की बात की गई है, द रूल ऑफ गिविंग, यानी देने का नियम। हाँ, इस रूल का मंत्र ही है लगातार देना। सोर्स में पैसे की तुलना एक पाइप में बहते हुए पानी से की गई है। पानी का नेचर ही है बहना, यानी फ्लो करना। बिल्कुल। अब अगर कोई इस डर से कि कहीं पानी खत्म ना हो जाए उस पाइप को आगे से बंद कर दे और सारे पानी को सिर्फ अपने पास रोक कर रखना चाहे, तो क्या होगा? पाइप ब्लॉक हो जाएगा और प्रेशर बढ़ेगा। एग्जैक्टली। और पीछे से आने वाले पानी का नया फ्लो ही पूरी तरह से रुक जाएगा। पैसे की साइकोलॉजी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है, इसलिए इस फ्लो को बनाए रखना जरूरी है। तो इस फ्लो को बनाए रखने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? जब कोई अपनी किसी सर्विस के लिए दिल खोलकर टिप देता है या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चैरिटी करता है, तो वो सिर्फ पैसे नहीं दे रहा होता, वो अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा होता है कि मेरे पास पर्याप्त है। ये छोटा सा काम इंसान को स्कैर्सिटी माइंडसेट से निकालकर अबंडेंस माइंडसेट में ले जाता है। मतलब कमी की सोच से बाहर निकलना। हाँ, जब दिमाग मान लेता है कि सब कुछ बहुत मात्रा में अवेलेबल है, तो वो नए मौकों को ज्यादा आसानी से देख पाता है। और ये अबंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, ये अपने ही विचारों और डिसीजंस पर विश्वास की भी होती है। सोर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझाया गया है, बिलीविंग यानी मानने और नोइंग यानी जानने के बीच का डिफरेंस। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट। जो बिलीफ्स होते हैं वो अक्सर बाहर से आते हैं। समाज, पेरेंट्स या एजुकेशन सिस्टम दिमाग में कुछ बिलीफ्स डाल देते हैं, जैसे सेफ लाइफ के लिए एक फिक्स्ड नौकरी ही करनी चाहिए। लेकिन जानना इससे बिल्कुल अलग है। ये इंसान की अपनी गहरी अंदर की आवाज होती है। इस डिफरेंस को ऑथर रिचर्ड कार्लसन के अपनी लाइफ की स्टोरी से बेहतर शायद ही कोई समझा सके। बचपन में कार्लसन पढ़ाई में कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे। वो इंग्लिश में तो बस किसी तरह पास हो पाते थे। अच्छा, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर इंग्लिश में स्ट्रगल करता था। हाँ बिल्कुल। एक बार जब उन्हें स्कूल में स्टेज पर जाकर कोई स्पीच देनी थी, तो घबराहट के मारे वो स्टेज पर ही बेहोश हो गए थे। अब अगर वो सिर्फ बाहरी बिलीफ्स को मानते, तो सोसाइटी के हिसाब से उन्हें कभी भी लिखने या बोलने वाले प्रोफेशन में जाना ही नहीं चाहिए था। सही बात है, लोग तो उन्हें यही बोलते कि ये तुम्हारे बस का नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही क्लियर इनर नोइंग थी। वो अंदर की आवाज लगातार कहती थी कि उनकी लाइफ दूसरों को सिखाने और अपना नॉलेज शेयर करने के लिए बनी है। उन्होंने बाहरी शोर को इग्नोर किया और उस इनर नॉलेज पर ट्रस्ट किया, और आगे चलकर वो एक वर्ल्ड फेमस बेस्ट सेलिंग ऑथर और स्पीकर बने। ये स्टोरी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। ये प्रूफ करती है कि इंसान के अंदर की आवाज़ उसके फ्यूचर को सबसे अच्छे से गाइड कर सकती है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन भी होता है। कैसा कंफ्यूजन? हर किसी के दिमाग में हर वक्त ढेरों आवाज़ें चलती रहती हैं, तो कोई इंसान ये कैसे तय करे कि जो आवाज़ उसे कोई काम करने को कह रही है वो उसकी सच्ची इनर नोइंग है या फिर उसकी ईगो यानी अहंकार की कोई नई जिद? क्योंकि देखिए, ईगो भी तो यही जिद करता है ना कि मुझे यही करना है क्योंकि मैं ही सही हूँ। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन इसे पहचानने का एकदम क्लियर तरीका है। ईगो और इनर नोइंग के बीच का में डिफरेंस उनकी फ्रीक्वेंसी और उनके नेचर में होता है। थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? देखिए, जो ईगो होता है वो हमेशा बहुत शोर मचाता है, वो रिएक्टिव होता है। जब ईगो कोई डिसीजन लेता है तो उसमें एक तरह की बेचैनी होती है, खुद को सही साबित करने की एक अंधी दौड़ होती है। ईगो को हमेशा बाहरी वैलिडेशन चाहिए होता है। अगर दुनिया ताली ना बजाए तो ईगो को बुरा लग जाता है। हाँ, ईगो हमेशा दूसरों का रिएक्शन देखता है। बिल्कुल। लेकिन इसके उलट जो इनर नोइंग होती है वो बहुत ही शांत, गहरी और स्टेबल होती है। उसमें किसी तरह की कोई घबराहट या बेचैनी नहीं होती। जब इंसान अपनी उस सच्ची अंदर की आवाज़ से जुड़ता है तो उसे दुनिया को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। बाहर चाहे जितने भी क्रिटिसिज्म हो रही हो या रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं, अंदर से एक गहरा सुकून रहता है कि वो सही रास्ते पर है। वो शांति सबसे बड़ा प्रूफ है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें, हाँ। तो जो पिक्चर क्लियर होती है वो सच में हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट देती है। बिल्कुल। पैसे कमाना या लाइफ में सक्सेसफुल होना सिर्फ अपनी हड्डियों को गलाना और स्ट्रेस लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कंटिन्यूअस मेंटल जर्नी है। ये राइट और काम माइंडसेट चूज करने की हिम्मत है। ये इस बात की पहचान है कि इंसान बहाने बना रहा है या सच में उस क्रिटिकल इंच पर काम कर रहा है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। और सबसे मेन बात, ये दुनिया के शोर को बंद करके अब अपने अंदर के उस शांत ज्ञान पर भरोसा करने की आर्ट है। यही इस पूरे एनालिसिस का कोर मैसेज है। सक्सेस पाने के लिए अपनी मेंटल पीस को कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चाई तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। शांति और सुकून ही वो असली जमीन है जिस पर सक्सेस सबसे तेजी से ग्रो करती है। एक रिस्पॉन्सिव, शांत और रिजल्ट से डिटैच्ड एटीट्यूड ही इंसान को सिचुएशंस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल देता है। आज का ये डीप डाइव सच में कई पुराने मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ने वाला रहा। इस डिस्कशन को रैप अप करने से पहले एक नए और बहुत ही डीप थॉट पर सोचना जरूरी लगता है। बिल्कुल। हमने ये तो समझ लिया कि एक शांत और स्ट्रेस फ्री माइंडसेट से सक्सेस पाना बिल्कुल पॉसिबल है, बल्कि यही सबसे सही तरीका है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर शांति ही असली सक्सेस की है, तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम और ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो इंसान को लगातार डरा हुआ और स्ट्रेस्ड रहने की ट्रेनिंग क्यों देता है? ये एक बहुत ही कड़वा सच है। क्या हम अनजाने में अपनी आने वाली जनरेशन्स को बचपन से ही पैनिक करना और टेंशन में रहना सिखा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या कभी एक ऐसा समाज बन पाएगा जहां सक्सेस को थकावट से नहीं बल्कि सुकून से मापा जाए? अगर इस पर गौर किया जाए तो लोग समझ पाएंगे कि हमारी अपनी सोच के पाइप में ऐसा कौन सा अनदेखा कचरा या पुराना डर फंसा हुआ है जो सक्सेस के बहाव को रोके हुए है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर खुद ढूंढना होगा।